स्लाइड दिखाई दे रहा है सबको? हाँ मैम। यस। अब शुरू हो गया मैम रिकॉर्डिंग जी। हमारे ये बॉडी ऑर्गन्स हैं, तो जो हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं की बेसिकली वर्किंग कंडीशन से हमारे बॉडी का सारा कार्यक्रम होता है, जो भी फंक्शनिंग होती है। ये हमें एज सच नहीं दिखाई देते हैं, ये इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ब्रेन, लंग्स, हार्ट, लिवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज इत्यादि इत्यादि। ठीक है, हम इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर फिर से हम एनाटॉमिकल पोजीशन और टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। ये हालांकि मैं करा चुकी हूँ आपको पहले, तो इसको मैं बहुत फास्ट में जो है आपका रिवीजन करा देती हूँ। पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। अगर हम अपने बॉडी को एक इमेजिनरी मिड लाइन में डिवाइड करके हम देखते हैं, तो राइट और लेफ्ट सभी को पता है, बाया और दाया जो हमारा भाग हमारे शरीर का होता है। तो जो मिड लाइन के पास होता है उसको हम मीडियल बोलते हैं। जो मिड लाइन से दूर जो भी हमारे ऑर्गन से बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको हम लेटरल बोलते हैं। जो हमारे बॉडी का ओरिजिन पॉइंट है, मतलब जो बेसिकली हमारे ट्रंक से जो भी हमारे अटैचमेंट होता है, स्पेशली लिम्स के बारे में, तो जो हमारी लिम्स की अटैचमेंट जहां से है उससे जो दूर वाले जो भी पार्ट होगा, भाग होगा, उसको हम डिस्टल बोलेंगे, जो नजदीक होगा उसको प्रॉक्सिमल बोलेंगे। ऐसे ही हमारे लेग्स पे भी होता है, जो पास वाला है वो प्रॉक्सिमल है, जो दूर वाला है वो डिस्टल है। ऐसे ही अगर हम अपने शरीर को एक इमेजिनरी लाइन में आगे और पीछे के हिस्से में अगर हम विभाजित करते हैं, तो उस लाइन के आगे वाला जो हिस्सा होता है वो एंटीरियर होता है और पिछले वाला हिस्सा पोस्टीरियर होता है। एंटीरियर को हम वेंट्रल भी बोलते हैं और पोस्टीरियर को डॉर्सल भी बोलते हैं। और जो हमारे सर के पास वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर, और जो पैरों की तरफ होता है वो उसको हम बोलते हैं इंफीरियर। तो इसमें हम सुपीरियर को हम जो है ऊपर की तरफ, जो सर की तरफ जो है उसको हम मान के चलते हैं, और इंफीरियर नीचे की तरफ। डिस्टल और प्रॉक्सिमल आपको पता ही है। तो यहाँ पर दोबारा से वही है। अगर हम अपने बॉडी पार्ट पे देखते हैं, जो सर की तरफ जाने वाला भाग है वो सुपीरियर है, पैरों की तरफ वाला इंफीरियर है, मिड लाइन के पास वाला मीडियल है, मिड लाइन से दूर वाला लेटरल है, जो हमारे पॉइंट ऑफ ओरिजिन या हमारी जो अटैचमेंट के पास वाला हिस्सा होगा वो प्रॉक्सिमल होगा, और जैसे कि पैरों में ऊपर की तरफ और हाथों में ऊपर की तरफ। और जो उससे दूर वाला हिस्सा होगा, जो हमारे शोल्डर से दूर होगा या हमारे जो लेग में जो हिप जॉइंट से दूर होगा, वो हमारे डिस्टल होते हैं। सुपरफिशियल जो ऊपर की सतह पर होता है वो सुपरफिशियल होता है, और जो हमारे अंदर तक गहराई तक जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो हमारे डीप कहलाते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देके हम समझ चुके हैं पहले भी, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो कि हमारा नी कैप एंटीरियर है, जैसे कि हमारी लेग में। पोस्टीरियर हमारे जो शोल्डर ब्लेड है या स्कैपुला बोन होती है वो पीछे की तरफ पोस्टीरियर है। सुपीरियर हमारा हार्ट जो है सुपीरियर है हमारे स्टमक से। इंफीरियर में हम करेंगे चेस्ट जो है हमारी किससे इंफीरियर है, किससे नेक से। नेक इज सुपीरियर एंड चेस्ट इज इंफीरियर। मीडियल जो पैर का हमारे अंगूठा है जिसको हम बिग टो बोलते हैं, वो हमारा मीडियल है कंपैरेटिवली टू फिफ्थ टो। फिफ्थ टो क्या है, लेटरल है, मिड लाइन से दूर है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम हाथों की पोजीशन में, हम एनाटॉमिकल पोजीशन, यहाँ पे हाथों की एनाटॉमिकल पोजीशन ही है। हाथों की एनाटॉमिकल पोजीशन में अंगूठे बाहर होते हैं, तो वहां पर हमारा अंगूठा लेटरल होगा, और जो लिटिल फिंगर है, छोटी उंगली है, वो मीडियल होगी, बीच की तरफ होगी। ठीक है, और प्रॉक्सिमल हमारा जो मानते हैं हम, हिप जो है प्रॉक्सिमल है, नी हमारा डिस्टल है। और ऐसे ही हमारा जो है रिस्ट जो होगा हमारा प्रॉक्सिमल होगा, सॉरी एल्बो हमारा प्रॉक्सिमल होगा, रिस्ट हमारा डिस्टल होगा। ठीक है, स्किन हमारी सुपरफिशियल है, लंग्स हमारे डीप है अगर हम रिब्स के कंपैरिजन में जाते हैं। तो इस तरह से हम इन जो है टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। तो अब हम अपने शरीर को समझने के लिए 3 प्लेन्स के अंदर हम उसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। जो हमारे ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल एक प्लेन होता है, जो हमारे शरीर को ऊपर और नीचे के भाग में सुपरफिशियल सॉरी सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड करता है, वो हमारा ट्रांसवर्स प्लेन होता है। जो हमारे अगले और पिछले एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है, वो हमारा फ्रंटल पार्ट होता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारे बिल्कुल बीचों बीच में ही हो, कभी भी हम इस इमेजिनरी लाइन को किसी भी बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ के कर सकते हैं। ऐसा मत समझिए कि बिल्कुल हमारे शरीर में बीचों बीच ही होगा। अगर कोई हम ऑर्गन अगर हम पढ़ते हैं, मान लो सिर्फ हम दिल के बारे में ही पढ़ते हैं,
तो दिल को ही हम 3D डायमेंशन उसमें पढ़ के तो हम इन तीनों प्लेन्स के अकॉर्डिंग भी उसको पढ़ेंगे। इट डजंट नेसेसरी सिर्फ हमारे बॉडी का ही एक हम इसको पढ़ने में करते हैं। हम किसी एक अंग को, लंग्स को लेंगे या पेट को लेंगे तो हम इन्हीं 3 प्लेन के माध्यम से भी उसको हम समझते हैं। तो सजाइटल हमारे बॉडी के साइड्स को डिवाइड करता है, राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड में हमारे बॉडी के साइड्स को करता है। दीज आर द प्लेन्स ऑफ रेफरेंसेस। इनको हम अपने शरीर, अंग, सिस्टम, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हम इन 3 प्लेन्स को हम समझते हैं। तो जो हमारे साइड्स को जो डिवाइड करता है, राइट साइड उसको वो सजाइटल प्लेन है, ठीक है। और जो हमारे बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में करता है वो हमारा कोरोनल प्लेन या फ्रंटल प्लेन हम बोलते हैं, और ट्रांसवर्स प्लेन या क्रॉस सेक्शनल प्लेन जो हमारे बॉडी का हॉरिजेंटल पार्ट में सुपीरियर उसमें डिवाइड करता है। हम पेट के अगर हम पेट को हम समझते हैं तो 9 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहली क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था। मध्य वाला हमारा अम्बलाइकल होता है, और उसके जो राइट साइड वाला लंबर रीजन होता है राइट लंबर, और लेफ्ट वाला लेफ्ट लंबर रीजन। उसके ठीक ऊपर जो अम्बलाइकल रीजन के ठीक ऊपर एपिगैस्ट्रिक होता है, राइट साइड वाला राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है, और लेफ्ट वाला लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है। अम्बलाइकल रीजन के ठीक नीचे होता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, राइट साइड वाला राइट इलियक रीजन, और लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट इलियक रीजन। ठीक है, आगे करते हैं। हम अपने शरीर के अंदर हमारे कैविटीज हैं, गुफाएं हैं, जिसके अंदर जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं वो रखे हुए। जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको जगह चाहिए, तो वो जगह कहाँ होगी? खाली जगह में ही हमारे ऑर्गन्स रखे होते हैं। तो वो खाली जगह हमारी बॉडी की कैविटीज होती हैं, गुफाएं होती हैं, जिनके अंदर जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, अंग है, जिनके हमारे शरीर का सारे कार्य होते हैं, तो वो वाइटल ऑर्गन्स हमारे गुफाओं में, कैविटीज में रखे हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो कैविटीज को हम पढ़ते हैं, हम 2 भागों में पढ़ते रखते हैं, वेंट्रल एंड द डॉर्सल पार्ट में, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। तो जो डॉर्सल पार्ट में हम देखते हैं वो होती है हमारी क्रेनियल कैविटी और द स्पाइनल कैविटी। और जो वेंट्रल पार्ट जो हमारा होता है उसमें हमारी 3 होती हैं, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और द पेल्विक कैविटी। थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी हमारे डायफ्राम से जो होती है सेपरेट होती है, और एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी में ऐसे कोई सेपरेशन नहीं होता है। तो कई बार हम उनको दोनों मिला के ही पढ़ते हैं, एब्डोमिनल और द पेल्विक कैविटी। ठीक है, तो ये हमारी मुख्यतः रूप से हमारी जो है कैविटीज हैं, द क्रेनियल कैविटी, स्पाइनल कैविटी और द डोर्सल कैविटीज, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी और द वेंट्रल कैविटीज। ये हमारी एंटीरियर में होती है, वो हमारी पोस्टीरियर में होती है। अब हम आते हैं, हमारा शरीर जो हमने पढ़ा था जब इंट्रोडक्शन में कि हमारा शरीर का एक फ्रेमवर्क होता है, एक ढांचा होता है। वो ढांचा हमारा हड्डियों से तैयार होता है, नहीं तो हमारा शरीर खड़ा ही नहीं रह पाएगा, है। तो उस ढांचे को भी पढ़ने के लिए हम मुख्य रूप से उसको समझने के लिए उसको 2 भागों में समझ के रखते हैं। एक जो मध्य रेखा में, जो हमारे बॉडी के सेंट्रल में, जो एक तरह से हमारे बॉडी का एक्सेस बनाती है, सेंट्रल बनाती है, एक्सेस बनाती है, उसको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। जो हमारे मध्य में फिर आप देखोगे कौन कौन सी है, हमारी खोपड़ी है, हमारी जो चेस्ट में हमारी पसलियां जो हैं, और हमारी रीढ़ की हड्डी, ये मुख्यतः रूप से हमारा एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं। और जो भी इनके साथ हमारी बोन्स अटैचमेंट है, हमारे हाथों की और पैरों की, वो हमारी होती है अपेंडिकुलर स्केलेटन। 2 मुख्यतः रूपों से हमारा बॉडी पार्ट इसमें डिवाइड है। तो एक हमारा अक्षीय कंकाल होता है और एक हमारा उपांगीय कंकाल होता है। ठीक है, अक्षीय जो हमारा बिल्कुल बीच का जो मध्य में आप देख रहे हो, और उसके साथ जो अटैच है वो हमारा उपांगीय कंकाल है। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में आपको बता रही हूँ। हम आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे सारी बोन्स हमारे दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं हमारे शरीर में? एनीवन? 206 मैम, और बच्चों में 213। 206 206 याद रखिएगा। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। और बच्चों में होती है ज्यादा, क्योंकि बच्चों की नहीं, उसमें हम हाँ, जरूरी नहीं है ये गिनती। ये गिनतियां कई जगह पे आपको अलग अलग मिलेंगी, तो उसकी मैं कोई गिनती नहीं बताऊंगी। 300 भी कहीं पे लिखी होंगी, कहीं पे 313 भी लिखी होंगी, कहीं पे 260 भी लिखी होंगी। हम गिनती पे नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी ज्यादा होती हैं, 300 तक हो सकती हैं।
तो उनकी बहुत ही मुलायम होती हैं, शुरुआत में उनकी बोन नहीं बनती है, धीरे 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 उनकी जो बोन्स जो है 206 में आती हैं। स्टार्टिंग में उनकी ज्यादा ही होती है जब बच्चा पैदा होता है तो। ठीक है, तो 206 हड्डियां के नाम हम फटाफट एक बार देख लेंगे। आप अभी घबराइएगा मत, अगर अभी याद नहीं होंगे तो उसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। तो पहली हमारी खोपड़ी है जो कि स्कल के जिसको हम कहते हैं, वो हमारी क्रेनियम और फेशियल बोन्स दो उनसे बनी हुई होती है। फिर हमारे हम नीचे खोपड़ी से नीचे जाते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है जो कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है। वर्टिब्रल कॉलम में हमारी टोटल जो होती है 26 हड्डियां होती हैं। कई जगह पे हम उसको 33 के रूप में पढ़ते हैं, जब डिटेल में पढ़ेंगे मैं उसके बारे में बताऊंगी आपको। फिर हम आगे की तरफ आते हैं, उन्हीं रीढ़ की हड्डियों के साथ हमारी अटैच होती है हमारी पसलियां, जो कि हमारी रिब्स कहलाती हैं। 12 एक साइड पर होती हैं, 12 एक साइड पर होती हैं, जोड़े में होती हैं तो 12 पेयर्स होती हैं। और ये पसलियां आगे जो जुड़ी हुई होती हैं वो हमारी चेस्ट बोन, हमारी स्टर्नम, हमारी ब्रेस्ट बोन, एक सामने हमारी छाती में फ्लैट बोन होती है उससे जुड़ी, उसके साथ जुड़ी हुई होती है। ये हमारी जो है पूरा थोरेसिक कैविटी बनाती हैं। फिर रीढ़ की हड्डी के साथ अब जो हमारी अटैच होती है, जो ऊपर के उसमें एक हमारी हसली भी होती है जो कि हमारे कॉलर बोन कहलाती है। और फिर हमारी उधर कंधे का जोड़ बनता है जो कि हमारा बनता है स्कैपुला से। और फिर वहां पर हमारी जो है बाजू जो बनती है वो हमारी जो है बनती ह्यूमरस से। फिर हमारी जो कलाई के नीचे की दो हड्डियां होती हैं, यहाँ पे आप देखोगे रेडियस और अल्ना, ये वाली। ठीक है, फिर हमारी जो है कलाई बनती है वो बनती है हमारी ये हमारे कार्पल्स से। और हमारी जो हथेली बनती है वो मेटाकार्पल से। और हमारी उंगलियों की जो हड्डियां होती हैं वो बनती है फैलेंजेस से। फिर हम अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पे देखते हैं, जो हमारी हड्डियां अटैच होती हैं वहां पर एक जो हमारा हिप जॉइंट बनता है, तो ये हमारा हिप बोन होती है दो, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। पेल्विस की जो हड्डी होती है दोनों राइट और लेफ्ट होती है, वो तीन भागों में विभाजित होती है, इलियम, प्यूबिस और ईस्चियम में। फिर उससे हमारी जो है नीचे हम देखते हैं हमारी जो है जंघा बनती है जो कि हमारी थाई होती है, वो बनती है फीमर से। सबसे लंबी हड्डी हमारे शरीर की यही होती है। फिर हमारा घुटना होता है जहां पर एक घुटने का ढक्कन की एक हड्डी होती है जिसको हम नी कैप बोलते हैं या पटीला बोन होती है। फिर हमारी जो है जो काफ एरिया जो होता है, शिन एरिया बेसिकली, वो हमारी दो हड्डियों से बनता है, टीबिया एंड द फिबुला। फिर हमारा टखना बनता है जिनसे वो बनता है टार्सल से। फिर हमारे जो पैर का तलुआ होता है वो बनता है हमारा मेटाटार्सल से। और पैरों की उंगलियों को भी हम फैलेंजेस बोलते हैं। इनके अलावा जो होती हैं जो हमारी तीन हड्डियां होती हैं, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड पे 6 होती है। कान की हड्डियां होती हैं, ईयर ऑसिकल्स होती हैं, ठीक है, कान के अंदर होती हैं, वो तीन उसमें होती हैं। और पूरे शरीर में आप देख रहे हो कि सारी हड्डियां जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, सब एक दूसरे को दे रही हैं, तो ये भी आपस में जोड़ बनाती हैं। और सिर्फ एक हड्डी हमारे शरीर में है जो बिल्कुल अकेली थकेली पड़ी हुई है, वो हमारे गले में होती है जिसको हम हायोइड बोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम इनको गिनते हैं तो ये हमारी 206 हड्डियां बनती हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर ये सारी इनके बताई गई हैं। तो पहला जो शोल्डर गर्डल है, हमारा अपर लिम्ब है, वो हमारे कंधे के जोड़ से बनता है जिसको हम शोल्डर गर्डर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो बनता है जॉइंट बनाता है, ये हमारा स्कैपुला होता है। और हमारा ये वाली हसली जो होती है, कॉलर बोन होती है, इसको क्लैविकल बोलते हैं। कंधे की पीछे की हड्डी शोल्डर ब्लेड या स्कैपुला बोलते हैं। फिर कंधे का जोड़ बनता है। फिर जो हमारी बाजू जो हमारी जो फोरआर्म होती है वो हमारी बनती है ह्यूमरस से। एल्बो जॉइंट बनता है, उसके नीचे हमारी दो हड्डियां होती हैं, वो हमारी रेडियस और अल्ना होती हैं। ये हमारी आर्म और फोर आर्म हमारी दो हड्डियों से, दिस इज अ आर्म, दिस इज अ फोर आर्म। फिर हमारी रिस्ट होती है, रिस्ट हमारी किससे बनती है, हमारी कार्पल से। और फिर हमारी हथेली में बताया था मेटाकार्पल्स, और हमारे फिर उंगलियों की फेरेंजेस। तो इसी तरह से हमारे पैर का भी समानांतर ही होता है। यहाँ पे शोल्डर गर्डल बोलते हैं, या हमारा पे पेक्टोरल गर्डल या हमारा हिप गर्डल बोलते हैं, जो कि हमारा हिप बोन से बनता है। फिर वहां पे हमारा हिप जॉइंट बनता है, हिप बोन और हमारे
फीमर बोन से। जो हमारी थाई की बोन होती है वो हमारी फीमर होती है। नी जॉइंट बनता है, वहां पे हमारी नी कैप होती है। जो हमारा फिर लेग जो होती है वो बनती है हमारी टीबिया और फिबुला, और फिर हमारे टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेन। आप देखोगे दोनों एक जैसी हमारा चाहे हमारी बाजू हो, चाहे हमारी जो लेग हो। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सभी को नहीं आ रही है? आ रही है मैम। चेक करिए प्लीज। तो आर्म और लेग दोनों को देखोगे आप तो हमारी लगभग लगभग समान अंतर है, ठीक है। ये एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे दिखाया गया है। तो आप ये देखोगे कि जो हमारे जो एक्सरे में जब हम देखते हैं तो हमारे जो शेडो ये जो दिखाई दे रही है वो हमारी वाइट वाइट दिखाई दे रही है, तो ये हमारी बोन्स हैं, ठीक है। मतलब खोखली चीज यहाँ पर ब्लैक दिखाई देती है, तो ये जो ब्लैक चीज जो दिखाई दे रही है ये हमारे लंग्स होते हैं, है ना। तो हड्डियों को देखने के लिए हम एक एक्सरे का प्रयोग करते हैं, उनकी नॉर्मल पोजीशन, मतलब वो ठीक है। अगर मान लो किसी को कोई बीमारी हो गई है या कुछ भी है तो उसको देखने के लिए हम एक्सरे का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे दिखाया हुआ है। तो सॉरी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो वाली बोन दिखाई दे रही है ये आपको क्लेविकल होती है। यहाँ पे हमारी रिब्स दिखाई दे रही हैं। तो इनसे हमें पता चलता है कि हमारी बोन्स की क्या पोजीशन है या क्या उनकी सिचुएशन है, ठीक है। तो एक्सरे के माध्यम से हम अपनी हड्डियों की जांच करते हैं। ये डायरेक्शनल टर्म्स फिर से आ गई हैं, ये हम कर चुके हैं, इसको मैं आगे करती हूँ। यस, ये बहुत जरूरी है ये आपके लिए। तो ये हमारी बॉडी के मूवमेंट्स हैं। हम जब कोई आसन करते हैं या जो भी मूवमेंट करते हैं उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि वो मूवमेंट जो है उसमें हमारे बॉडी का रोटेशन हो रहा है या कहाँ पे बेंडिंग हो रही है या कहाँ पर भी क्या हो रहा है उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम पीठ को, यहाँ पे आप देखोगे हमारी, हम वर्टिब्रल कॉलम, हम अपनी स्पाइन या अपनी रीढ़ की हड्डी या आप अपनी पीठ, आप उसको देखोगे। अगर हम अपनी पीठ को आगे झुकाते हैं तो ये हमारा जो बनता है मूवमेंट उसको क्या कहेंगे हम, फ्लेक्शन, ठीक है। और अगर हम पीठ को पीछे की तरफ लेके जाते हैं वो कहलाती है एक्सटेंशन, ओके। ये ही मोमेंट लगभग लगभग हर उसमें होती है। अब इसको कैसे आप समझोगे कि कहाँ पे क्या है, तो इसको समझाने का मैं बताती हूँ। जो हमारे बॉडी का, अब मान लो लेग्स तो स्ट्रेट है, यहाँ पे हमारा एक एंगल बन रहा है। अगर वो एंगल, अब हमारा देखोगे हमारा शरीर पास आ गया है फ्लेक्शन में, वो एंगल कम हो गया है ना। अगर ये बंदा सीधा खड़ा है 180 डिग्री पे और ये बेंड हो गया है आगे, तो वो 180 डिग्री आपका कम हो गया है, एक्यूट एंगल हो गया है। तो यह बॉडी हमारे पास में आ गई है, तो वो कहलाता है हमारा फ्लेक्शन। और अगर वही एंगल अगर आप देखोगे 120 से वो पीछे जा रहा है तो वो एंगल आपका बढ़ गया है ना, वो एंगल बढ़ गया है अगर आप उससे देखोगे। या हमारे शरीर जो है विस्तार हो गया है, फैल गया है उस हिसाब से, तो यहाँ पे उस मोमेंट को कहेंगे एक्सटेंशन। ये हर बॉडी पार्ट को आप इस समझ से देख सकते हो, ठीक है। अब यही स्पाइन के मूवमेंट को हम देखेंगे। ये तो आगे पीछे करी क्योंकि हमारी स्पाइन के अंदर 5 तरह की मूवमेंट होती हैं, आप जानती होंगे, आगे पीछे साइड पर, और एक वो घूमती भी है अपनी धुरी पर। तो अब जो वो साइड पर बेंड होती है, ये देखो ये साइड पर बेंड हो रही है ना, कौन से उसमें करते हो, कौन से आसन में हमारी ये होती है इस तरह की बेंडिंग? कटी चक्रासन। यस, त्रियक ताड़ासन में या त्रिकोणासन में, ठीक है ना। तो ये बेंडिंग जो होती है वो कहलाती है लेटरल फ्लेक्शन, राइट साइड या लेफ्ट साइड, ठीक है। तो पादहस्तासन जो है वो फ्लेक्शन हो गया, हस्तोत्तानासन आपका एक्सटेंशन हो गया, त्रियक ताड़ासन आपका लेटरल फ्लेक्शन हो गया। और अब एक और, ये 4 मूवमेंट हो गई क्योंकि इसमें एक ही दिखाई है, राइट और लेफ्ट दोनों को मान के चलेंगे। अब एक होती है रोटेशन, वो अपनी रीढ़ की हड्डी हमारी घूम भी जाती है, हम ट्विस्ट हो जाते हैं ना, ट्विस्टिंग जो वाली है, तो इसको क्या कहते हैं हम, रोटेशन। कौन से आसन में हम ऐसा करते हैं? कटी चक्रासन। कटी चक्रासन,
अर्ध मत्स्येंद्रासन, है ना, इसमें हमारी बॉडी की ट्विस्टिंग होती है। तो ये हमारी स्पाइन की ये जो हमारी मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम ये वाली भी बोलते हैं। कई बार आपका वाइवा नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्स है जिसमें वाइवा होता है, वो पूछते हैं कि आपकी स्पाइन की कितनी मूवमेंट्स होती हैं। तो दे हैव टू टेल द फ्लेक्शन, द एक्सटेंशन, द लेटरल एक्शन, राइट लेटरल फ्लेक्शन, लेफ्ट लेटरल फ्लेक्शन एंड द रोटेशन। दीज आर द 5 मूवमेंट्स ऑफ द स्पाइन। ऐसे ही उसी मूवमेंट कौन सी होती है हमारे शोल्डर की, हम देखते हैं। शोल्डर में क्या है, ये हमारी है फॉरवर्ड रोटेशन। जब हमारी पे कुछ सूक्ष्म हम ऐसे करते हैं जिसमें कि हम अंधे कंधों को आगे घुमाते हैं, है ना, आगे उनको रोटेट कर रहे हो, दैट इज अ फॉरवर्ड रोटेशन। और वही कंधे को पीछे घुमाते हो, दैट इज अ बैकवर्ड रोटेशन। ठीक है, तो ये हमारी कंधों की जो है मूवमेंट होती है। और फिर उन्हीं कंधों को कई बारी आप ऊंचा उठाते हो, दैट इज द एलिवेशन। बाकी बॉडी में कहीं मूवमेंट नहीं होती, सिर्फ उधर ही मूवमेंट होती है। और कंधों को नीचे लेकर आते हो, जब एलिवेशन के अपोजिट होता है, दैट इज अ डिप्रेशन। एलिवेशन करते हो तो उसका अपोजिट आपको डिप्रेशन करना ही है, क्योंकि ऊपर लेके जाओगे तो नीचे तो लाओगे नॉर्मली। ठीक है, और एक नॉर्मल से नीचे नहीं लेके जाओगे, तो वो दैट इज अ थिंग। तो ये हमारे शोल्डर की मूवमेंट है। अब हम देखते हैं कि वही शोल्डर की मूवमेंट जो है, आप इसको हम फ्लैक्शन में, अब वो जो हाथ को अगर हम ऊपर लेकर जाते हैं हस्तोतान के लिए, सिर्फ आप अपने कान के पास लगा लेते हो, या फिर ताड़ासन में, आपको ताड़ासन करना है, आप अपने हाथ को जो ऊपर लेके गए हो, वो हो गया आपका फ्लैक्शन। और उसी हाथ को आप पीछे लेकर गए हो, ठीक है, वो हो गया है, मतलब नॉर्मल वाले पोजीशन से पीछे, दैट इज द एक्सटेंशन। ओके, अब शोल्डर, ये हमारे शोल्डर के हिसाब की मूवमेंट हो रही है। अब शोल्डर से क्या करते हो आप, हाथ जो है, जंपिंग जैक वाली एक्सरसाइज देखिए ना, या जंघा शक्ति विकासक क्रिया करते हैं ना आप लोग। तो जंघा शक्ति विकासक क्रिया यस। आप हाथ को ऊपर लेके गए, वो आपका है एबडक्शन, ABD, एबडक्शन। नॉर्मल लेकर आ रहे हो तो भी नहीं, लेकिन उस हाथ को जब आप नॉर्मली अपने शरीर के वापस पास में लेकर आते हो, एडक्शन। एडक्शन मतलब आपने वापस ऐड कर रहे हो अपने शरीर पे, ये मान के चलो, तो दैट इज अ एडक्शन। शरीर से दूर जा रहा है, एबडक्शन, और वापस उसको अंदर की तरफ आप मीडियल लाइन की तरफ लेकर आ रहे हो, एडक्शन। ओके, अब नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ पे हम अपना जो देख रहे हैं हिप जॉइंट। अब यहाँ जॉइंट पे हमारी लेग की मूवमेंट है। आप हिप जॉइंट पे आपने जो किया, किक मारी फुटबॉल को, ठीक है, वो आपका हुआ। आप पूरी लेग से ही अगर आप कर रहे हो, वैसे तो नी से किक मार देते, लेकिन अगर आप पूरी लेग को स्ट्रेट कर रहे हो, दैट इज अ फ्लेक्शन, क्योंकि हमारे हिप जॉइंट की बात कर रहे हो। और लेग को पीछे लेकर जा रहे हो, मिड लाइन से भी पीछे, हो रहा है एक्सटेंशन। ठीक है, एंगल देखा जाता है, वो समझाने के लिए बता रही हूँ, एक्यूट एंगल बन रहा है या ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब हम लेग में यही एडक्शन और एबडक्शन देखेंगे, हाथों में देखे थे। अगर आप एक पैर को साइड पर लेके जा रहे हो, वो हो रहा है एबडक्शन। और लेग को आप अपनी मध्य रेखा के पार ले गए, जैसे हाथ भी यहां पर ले गए थे, वो हो गया एडक्शन, अपने शरीर में और ऐड हो गया। ठीक है, अब आप अपने पैर को, जैसे कि हम त्रिकोण आसन में करते हैं, वहां पे दोनों पैर खुले हुए होते हैं, तो आप अपने पैर को जो बाहर की तरफ घुमाते हो, तो वो होता है एक्सटर्नल रोटेशन। आपके हिप जॉइंट पे मूवमेंट होगा ये, दैट इज अ एक्सटर्नल रोटेशन। और अब वहीं पे अंदर घुमाते हो, इंटरनल रोटेशन। अब हम नी जॉइंट पे आते हैं। अगर आप अपने नी जॉइंट को, आप अपने घुटने को पीछे की तरफ मोड़ोगे, तो देखो यहाँ पे जो एंगल कम हो जाएगा ना, ये होगा फ्लेक्शन। और वापस आप सीधा करोगे तो वो है एक्सटेंशन। ओके, अब हम अपने पैरों की तरफ आएंगे। अगर आप अपने पैर को जो है सामने की तरफ खींचते हो, है ना, आपका पैर, आप खड़े खड़े अपने पैर को खींच के अपना तलुआ दिखाते हो लाइक, तो वो होगा आपका डॉर्सी फ्लेक्शन, ये एंगल कम हो जाएगा। और आप अपने उसी को पैर को पीछे कर लेते हो, खींच लेते हो, तान लेते हो, है ना, वो होगा आपका प्लांटर फ्लेक्शन। मतलब जो आपका पैर का तलुआ है, वहां पे पीछे की तरफ आप देखोगे खिंचाव सामने आएगा, ये पीछे की तरफ आप जो तलुए के ऊपर गिरोगे तो वो
प्लांटर फ्लेक्शन है, ठीक है। अब उसी पैर को अगर आप बाहर की तरफ तलुए को खड़े खड़े बिल्कुल पैर सामने है, साइड पर अपने पैरों को मोड़ लेते हो, तलुआ आपके साइड पर दिखाई देता है, इन्वर्जन। और आपके दोनों तलुए एक दूसरे को फेस करते हैं या अंदर की तरफ करते हैं तो ईवर्जन। ओके, इन्वर्जन। इन्वर्जन जो है, सॉरी, सामने आमने सामने आपके पैर के तलुए आमने सामने है, इन इन कर दिया, और बाहर की तरफ हो ईवर्जन। ओके, इस पिक्चर में देखते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे देखोगे ये जो लड़की खड़ी है अपने हाथ को जो ऊपर लेकर जाएगी वो कहेंगे एबडक्शन, और जो वापस लेके जाएगी एडक्शन। उस कंधे को जो है अगर बाहर की तरफ घुमा देगी लेटरल रोटेशन बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ मिडल लाइन की तरफ करेगी तो मीडियल रोटेशन। पैर को बाहर लेके खोल के गए एडक्शन, वापस अंदर की तरफ लेके आए एडक्शन। पैर को घुमा दिया बाहर की तरफ हिप जॉइंट से लेटरल रोटेशन, अंदर की तरफ मीडियल रोटेशन। अब यहाँ पर देखोगे, अब अपने शोल्डर जॉइंट से पूरे हाथ को हम ऊपर लेकर जा रहे हैं तो आपका फ्लेक्शन, वापस लेकर आ रहे हो थोड़ा पीछे ले गए एक्सटेंशन। ऐसे ही लेग को आप ऊपर आगे लेकर जाओगे फ्लेक्शन, पीछे की तरफ या वापस लेके आओगे एक्सटेंशन। शोल्डर्स को ऊपर उठाओगे एलिवेशन, नीचे लाओगे डिप्रेशन। यहाँ पे जो है ये हमारा आप अपने स्पाइन का हमारा है कि आप आगे झुक रहे हो फ्लेक्शन, और अगर पीछे जा रहे हो एक्सटेंशन। ओके, एल्बो जॉइंट से देखोगे, एल्बो को जो है आप अपने आपने जो है कोहनी को मोड़ के अपने पास लेकर आ रहे हो तो फ्लेक्शन, और कोहनी को सीधा कर रहे हो तो एक्सटेंशन। आप अपने रिस्ट जॉइंट से भी देखोगे, रिस्ट जॉइंट में जब आप अपने जो है हाथ को अपने अंदर की तरफ मोड़ लोगे वो होगा फ्लेक्शन, और उसको वापस खोलोगे पूरा जो है जैसे कि आशीर्वाद देते हैं सॉर्ट ऑफ, या आप अपने हमारे काफी सूक्ष्म में ये पोस्चर होता है तो हथेली एकदम किसी को हथेली दिखाते हो स्ट्रेच करते, दैट इज एक्सटेंशन। हथेली को ऊपर दिखाते हो वो होता है हमारा सुपिनेशन, और हथेली के पिछले हिस्से को आप ऊपर रखते हो वो होता है प्रोनेशन। ठीक है, अब ये हमारा चिन का है। चिन को करते हो ना कई बार, चिन टक की आप कुछ ऐसी क्रियाएं करते हो जैसे कि जब हम जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम होती है उनको हम ये सब एक्सरसाइज कराते हैं, या आप ग्रीवा शक्ति क्रिया में कुछ हमारे ऐसे होते हैं, या आप जलंधर बंद लगाते हो तो थोड़ा सा गर्दन को आगे करके करते हो, तो जब चिन को आगे की तरफ करते हो वो होता है प्रोट्रूशन, और चिन को अंदर की तरफ थोड़ा सा ना आप गर्दन को अंदर की तरफ करके देखो इस तरह से, चिन को अंदर, बेसिकली वो चिन का होता है, दैट इज अ रिट्रूजन, प्रोट्रूजन रिट्रूजन। ओके, नी को आप फोल्ड करते हो अंदर की तरफ लेके जाते हो फ्लेक्शन है, वापस खोलते हो एक्सटेंशन है। पैर को चारों तरफ घुमाते हो आप अपने एंकल से, टखने से, वो होता है सरकमडक्शन, वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हो सकता है। ये देखिए इन्वर्जन जो है आप अपने पैर के तलवे को अंदर की तरफ करते हो इन्वर्जन है, बाहर की तरफ करते हो ईवर्जन है, और अपने पैर को जो खींच के अंदर की तरफ करते हो डॉर्सी फ्लेक्शन है, और पीछे पूरा तान लेते हो प्लांटर फ्लेक्शन है। मतलब प्लांटर फ्लेक्शन एक तरह से कहोगे जब आप ताड़ासन करते हो तो वो उसमें हमारा प्लांटर फ्लेक्शन होता है, लेकिन हमारी टोज खैर मुड़ी हुई होती है, पर आप एक पैर हवा में उठा लोगे तो ये आपका प्लांटर फ्लेक्शन होता है। आशा करती हूँ सबको समझ आया होगा इन पिक्चर से, आपको सारी बॉडी की मूवमेंट्स डायरेक्शंस। Yes, ma'am. ठीक है, दोबारा से Yes, हाँ हाँ, इन्हीं को ही मैं दोबारा से कराती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाए। तो यहाँ से दोबारा से हमारा शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट अब आप अच्छे से देखोगे, बीच में हमारा हाथ है, आगे की तरफ लेके जाओगे फ्लेक्शन होगा, पीछे लेके जाओगे एक्सटेंशन होगा, ये हमारे शोल्डर जॉइंट से है। उसी शोल्डर जॉइंट से आप अपने हाथ को ऊपर लेके जाते हो एबडक्शन, बॉडी के साथ ऐड कर रहे हो एडक्शन। हिप जॉइंट में लेग को साइड से उठा रहे हो एबडक्शन, वापस लेके आ रहे हो एडक्शन। एल्बो जॉइंट्स में आप अपने हैंड्स को फोल्ड कर रहे हो फ्लेक्शन, ओपन कर रहे हो एक्सटेंशन। नी जॉइंट को फोल्ड कर रहे हो फ्लेक्शन, ओपन कर रहे हो
एक्सटेंशन। एल्बो जॉइंट का ही आप देखो, अगर एल्बो को ही सामने जैसे रखा हुआ है और उसको अंदर की तरफ आप अपने कर लेते हो, दैट इज अ मीडियल रोटेशन। यहाँ पे लेकिन शोल्डर जॉइंट का आपका हो रहा है मीडियल रोटेशन, और बाहर की तरफ करते हो लेटरल रोटेशन। और हाथों को आप पूरा चारों तरफ घुमाते हो, पूर्ण भुजा शक्ति विकास क्रिया। अगर आप लोगों को सभी को सूक्ष्म पता होगा जरूर, बिकॉज सभी लोग योग के साधक हैं, या हम चारों तरफ घुमाते हैं, कुछ हमारी क्रियाएं होती हैं, तो दैट इज अ सर्कमडक्शन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। ये आपका घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट पिक्चर में भी हम देखते हैं दोबारा से, यहाँ पे हमारा आर्म की हम बात कर रहे हैं। हाथ को आप ऊपर लेकर जा रहे हो फ्लेक्शन, लेकिन एक नॉर्मल से भी आप अगर पीछे, जिनके हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिनके बहुत लचीले होते हैं, जिनके जोड़, वो ये पोजीशन कर लेते हैं। उनका होता है, आप देखोगे ना उसके, अरे भाई उसके आसन तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, कितनी उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, बोलते हैं ना इसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है। तो उसके जो हाइपर फ्लेक्शन और हाइपर एक्सटेंशन जैसे उसके जो होते हैं, मतलब एक फ्लेक्शन नॉर्मल से भी बहुत आगे तक चला जाता है, दैट इज अ हाइपर फ्लेक्शन। उसके जोड़ बहुत लचीले होते हैं। और ऐसे ही जो नॉर्मल एक्सटेंशन होता है लेकिन उस बियॉन्ड से भी पीछे चला जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन। एडक्शन में आप अपने हाथ को ऊपर लेके जा रहे हो, नॉर्मल 180 डिग्री में आने के बाद भी आप और अंदर ले जा रहे हो, वो हो गया हाइपर एबडक्शन। और आपका बॉडी से अटैच किया एडक्शन, लेकिन आप मिड लाइन से भी, उससे मतलब बॉडी की लाइन के साथ उसकी जो एनॉर्टिकल पोजीशन से भी आगे ज्यादा जा रहे हो, हाइपर एडक्शन। ठीक है, ये हमारा शोल्डर जॉइंट का मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन आर्म के उससे हम इसको समझेंगे। फिर आर्म के ही उससे हम हाथ को सीधा किया है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल यहाँ पे फ्लेक्शन है, और ये हमारा इसको हम एडक्शन भी बोलेंगे। यहाँ पर फ्लेक्शन भी हो रहा है, और ये हमारा एक्सटेंशन या एबडक्शन, बॉडी से दूर जा रहा है। ठीक है, अगर आपका तलु सॉरी हथेली नीचे है, ये आपकी प्रोनेशन है, और आपकी ये हथेली ऊपर है, ये सुपिनेशन है। अरे भैया बीच की पोजीशन भी तो हो गई, हाथ खड़ा कर दिया ना, तो आप जो है सुपाइन ना प्रोन, तो वो है आपकी सेमी प्रोन। ओके, जो कि आप क्या करते हो, जब आप शवासन में होते हो तो आपकी वो क्या होती है, सुपाइन पोजीशन होती है। मकरासन में आप प्रोन पोजीशन होते हो। और क्या कहते हैं, जब आप शवासन से वापस आते हैं किसी भी एक करवट पे आप आ जाइए, तो वो आपकी होती है सेमी प्रोन पोजीशन। ओके, और ये फोर आर्म के हिसाब से हम देखेंगे, फोर आर्म को आप मोड़ोगे तो फ्लेक्शन है, स्ट्रेट करोगे तो एक्सटेंशन है। जो आपके शोल्डर जॉइंट से आर्म को देखोगे, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अब ये योग आसनास है, इसमें हम मैम देखते ये हैं। फोर आर्म वाला ना, एक बार अब बस इतना बता दीजिए कि ये रोटेशन के टाइम पे ही हम प्रोनेशन बोलेंगे, या फिर इफ वी आर कीपिंग इट स्टिल तब भी हम इसे प्रोनेशन या सेमी प्रोन या सुपिनेशन कहेंगे? नहीं, आपने मूवमेंट के बाद हम जो एक पोजीशन में आ गए हैं, तो उसको हम बोलेंगे दिस इज अ प्रोनेशन। ठीक है, जब आप बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में जाना चाहते हो ना, तो उसको हम कहेंगे। तो मैम अगर केवल रेस्टिंग है तो रेस्टिंग में तो वी कैन कॉल इट लेट, क्या कहते हैं, एक कैसे बोलेंगे, एक सुपर नहीं, सुपर नहीं, वेंट्रल, और जो हमने डॉर्सल पढ़ा था वो नहीं बोल सकते मैम? नॉर्मल में तो हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार आसन्स में हम जब वो पोजीशन के बारे में पूछते हैं ना, तब हम इसको पढ़ लेते हैं। अगर बॉडी मूवमेंट कर रही है, तो जैसे कि अब हम, कि मैं फ्लेक्शन, डू द फ्लेक्शन, फ्लेक्शन मतलब डू द फ्लेक्शन ऑफ योर स्पाइन, मतलब आप आगे की ओर झुको, वो मूवमेंट को हम बोलते हैं फ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, अगर मेरा हाथ इसमें है तो मैं कहूंगी दिस इज अ प्रोनेशन पोजीशन, प्रोनेशन, डू द प्रोनेशन। आपने मूवमेंट किया और आपने प्रोनेशन मतलब आप अपने हाथ को ऊपर कर लिया। सुपिनेशन पोजीशन में आपके हाथ ऊपर आ गए हैं, तो वो मूवमेंट के बाद ही आते हैं, तो वो उसमें वो नहीं कि भाई मूवमेंट हुई है आपने तब वो किया है। ठीक है ना, रेस्टिंग पोजीशन में तो ऐसा वो नहीं होता, लेकिन ये बेसिकली मूवमेंट, हम इसमें मोशन जो हुआ है हमारी बॉडी को, उसको समझने के लिए करते हैं। ठीक है मैम। जैसे कि योगासनास में ये अलग अलग उसमें हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे को इन सब की जो है पढ़ना होता है।
क्योंकि धनुरासन में जैसे आपकी स्पाइन का जो क्या हो रहा है, ये गलत लिखा है, ये चक्रासन होना चाहिए, यहाँ पे ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, ठीक है ना। ये सारे आसन्स के हिसाब में हम देखते हैं कि कौन सा क्या हो रहा है, तो वो हम स्टडी करने के लिए करते हैं, कोई भी उसमें हो, ठीक है। ये अभी इसके लिए आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको अभी मैं क्लोज कर देती हूँ। अभी कितना समय बचा है हमारे पास? अभी किसी का डाउट, कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं स्टिल वी हैव 15 मिनट्स, तो मैं दूसरी स्लाइड स्टार्ट कर देती हूँ। शैल आई? मैम ऐसे क्वेश्चन मतलब ये एग्जाम में भी आते हैं, ये जो एनाटॉमिकल टर्म आप हमें नहीं पढ़ा रहे हैं? नहीं, जरूरी नहीं है, ये नहीं आते, लेकिन आपको एनाटॉमी पढ़ने के लिए ये आपको जरूर आने चाहिए, क्योंकि कई बारी कुछ आसन्स में आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पर ओके आप जब एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो यू शुड नो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दीज आर द मैम बेसिक थिंग्स, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में इसलिए बेसिक थिंग्स कराए हैं। अब हम पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी बेसिकली ऑर्गन वाइज या बॉडी सिस्टम वाइज अब हम उसको स्टार्ट करेंगे, ओके। मैम एक चीज थी जो पता करनी थी, जो आपने एक बताया था ना, इसका एंकल में जो मूवमेंट करवाया था, तो डॉर्सल और प्लांटर आपने बताया था ना। डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। तो डॉर्सी तो मैम डॉर्सल से मुझे लग रहा है मिलता हुआ, हाँ हाँ प्लांटर बिल्कुल, क्या? डॉर्सल से ही मिलता जुलता है, और जो प्लांटर है वो आपका जो हमारा सोल के उससे ही है, कि हमारे वो पोजीशन को हम प्रोन पोजीशन से बेसिकली, तो डॉर्सल जो है, लेकिन हम उसमें जो वो पार्ट हमारा होता है ना, तो इसलिए उसको हम उसका नाम इसी तरह से दिया होता है। जब हम वो स्टडी करते हैं ना एक एक ऑर्गन वाइज, तो आप समझ जाओगे कि उसका नाम इसीलिए दिया गया है, क्योंकि हमारी बोन्स का जो वो आ रहा होता है, तो इस वजह से। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेल बायोलॉजी को। आज मैं स्टार्ट कर देती हूँ, बिकॉज समय को हम देखते हुए करेंगे। तो सेल हमने पढ़ा था सबसे पहले वाली कक्षा में कि सेल हमारा जो सबसे जो है छोटी इकाई है हमारे शरीर की, हमारा हर अंग, हमारा हर सिस्टम एक छोटी सी यूनिट से बना है, जिसको हम कहते हैं कोशिका या सेल। और यही सेल्स आगे ग्रुप करते हुए बड़े बड़े हमारे ऑर्गन्स को बनाते हैं, सिस्टम्स को बनाते हैं। तो हर एक छोटी चीज जो है हमारी किससे बनी है? सेल से बनी है। और सेल के अंदर खुद के बहुत छोटे छोटे उसके भी अपने ऑर्गन्स कहेंगे, ये सेल्स के खुद ऑर्गन्स है, जिनसे मिलके भी हमारा सेल बना है। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिटेल में समझेंगे। उन सेल के जो छोटे छोटे ऑर्गन्स को हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, ठीक है। उस दिन किसी ने पूछा था कि हम सेल एक्चुअली पहले हम समझ लेते हैं कि एक बार कोई एक साइंटिस्ट थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने कॉर्क, जो बोतल का ढक्कन पहले कॉर्क ही यूज करते थे, उन्होंने ऐसे ही उसको देखा कि मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या है, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उन्होंने उसके अंदर देखा, उसको ऐसे लगा कि वो कॉर्क के अंदर जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, ऐसे ऐसे उसके अंदर बहुत कुछ बना हुआ है। तो उसने कहा कि ओहो, ये कॉर्क भी देखो इन छोटी छोटी चीजों से मिलके बनी है। तो वहां पर उन्होंने उस चीज को समझा कि हर चीज जो है हमारी जो एक बेसिक यूनिट से बनी है, जिसको हम सेल कहते हैं। तो सेल की खोज जो है उन्हीं साइंटिस्ट ने करी थी बेसिकली, और उनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल की जो है खोज करी थी, मतलब, और उन्होंने ही इसका नाम दिया था सेल। सेल का मतलब था एक छोटा सा कमरा, बेसिकली उसका मीनिंग यही समझते थे, ठीक है। तो उन्होंने सेल को इसको देखा था। उसके बाद ऐसा माना गया सेल जो आगे फर्दर जब स्टडीज होती रही, तो दो तरह के सेल जो समझे गए थे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जिन्होंने पूछा था, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक कुछ होते हैं हमारे जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वो अपनी बॉडी उनकी खुद ही एक ही सेल के उसमें भी काम करती है। जैसे कि हमारे बैक्टीरिया होते हैं कुछ तरह के, हमारा अमीबा, यूग्लिना वगैरह, कुछ हमारे ऑर्गन्स ऐसे थे जो कि यूनिसेल्युलर भी होते हैं। तो वो उन्हीं चीजों से ही बनते हैं। तो हमारा शरीर जो बेसिकली यूजुअली बनता है वो हमारा ये सारे सेल वाले ही हैं। लेकिन कुछ हमारे भी ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता, वो जब हम आगे की स्टडीज करेंगे उनके बारे में आएगा। तो सेल के बारे में हम समझते हुए करते हैं कि सेल हमारा मुख्यतः तीन चीजों से बना है, ठीक है।
आप देख रहे होंगे एक इसकी चार दीवारी है, बाहर की दीवार है जो कि इसको हर चीज से अलग रखती है। मैंने बिल्डिंग का एग्जांपल देते हुए आपको समझाया था। तो हर एक कोई भी बिल्डिंग होती है उसकी चार दीवारी होती है। तो वो है आपकी सेल मेम्ब्रेन। और उसके अंदर जो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जहाँ पे उसके छोटे छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वो पार्ट कहलाता है साइटोप्लाज्म। और उसके बीच 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 में एक कह सकते हैं हम, उसके मुख्यतः रूप से उसको एक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। ओके, सबको आवाज आ रही है? स्लाइड दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके। तो मुझे इसलिए पूछना पड़ता है कि पता चले कुछ नेटवर्क इशू है, और क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा तो इस वजह से। तो ये तीन मुख्यतः रूप से हमारी चीजें हैं जो कि हमारे सेल के हम पार्ट्स हम समझेंगे। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, साइटोप्लाज्म और द न्यूक्लियस। ठीक है। तो आप ये देखोगे चारों तरफ वाली जो है यहाँ पर हमारी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बीच बीच में आपको छेद भी दिखाई दे रहे होंगे ना, ये कुछ एंट्री पॉइंट्स होते हैं कुछ चीजों का आवागमन के लिए। अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं ये हमारे, इनको ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, और ये एक फ्लूइड के अंदर सिचुएटेड होते हैं। वो फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म। साइट मतलब सेल, प्लाज्म मतलब प्लाज्मा, लिक्विड सेल का। तो सेल के अंदर यहाँ पे लिक्विड में सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं। और न्यूक्लियस, ये वाला बीचों बीच वाला जो हमारा पार्ट है, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब हम इन सबको थोड़ा सा अलग अलग करके करते हैं। तो कोशिका द्रव्य मैम, साइटोप्लाज्म मतलब? हाँ जी, कोशिका द्रव्य। तो साइटो, जैसे मैंने बताया, साइटो का मतलब होता है सेल, और लॉजी इज द स्टडी। तो सेल की स्टडी जब हम करते हैं उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है। तो साइटोलॉजी में बेसिकली हम उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। और उसमें हमारी काफी चीजें आ जाती हैं। सेल की फंक्शनिंग कैसे होती है, जिसको हम फिजियोलॉजी ऑफ सेल बोलते हैं। उसके बनावट, काफी चीजें, किन किन चीजें से मिलके बना है, और यहाँ पे भी हमारी जीन्स भी रहती है। तो उन सब के बारे में हम कुल मिला के पढ़ते हैं। सेल शब्द कहाँ से आया, मैंने आपको बताया था। रॉबर्ट हुक ने ये सेल शब्द जो किया था, वो लिया था उन्होंने सेला वर्ड से। लैटिन वर्ड है सेला, और उसका मतलब होता है खोखली गुफा या स्मॉल रूम या होलो कैविटी। ठीक है। सेल हमारा बेसिक यूनिट है, एक हमारे सबसे छोटी इकाई है, हमारी आधारभूत इकाई है। और जब भी हमारी ये सारी इकाइयां मिलके जो है हमारे बड़े बड़े और हमारे अंगों को, हमारे टिश्यूज को, हमारे ऊतकों को बनाती हैं। ठीक है। तो सेल थ्योरी जो है हमारी, कि हर हर जितने भी हमारे जीव हैं, चाहे हमारे वनस्पति ही क्यों ना हो, वो भी हमारे जीव जंतु सभी सेल से ही मिलकर बने हैं। तो सेल इज अ स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड द जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ। वो हमारी संरचनात्मक, क्रियात्मक व अनुवांशिक इकाई भी है। ठीक है। सबसे बेसिक चीज इसी के अंदर ही हमारी प्रेजेंट रहती है। जितनी भी हमारी एक्टिविटीज है, जितने भी क्रियाकलाप है, वो सब इसी की वजह से ही होते हैं। ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ते हैं अब सबसे पहले। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है हमारी? सेल मेम्ब्रेन जो सबसे बाहर की हमारी इसकी जो लेयर है, सबसे हमारी भित्ति, आउटर दीवार। जो है यहाँ पे, हाँ, आउटर कवरिंग, दीवार, ये पीछे बाहर आपको दिख रही होगी। यहाँ पे सेल वॉल भी लिखा हुआ है। वैसे सेल मेम्ब्रेन हम इसको यूजुअली बोलते हैं। ठीक है। तो इसके, ये क्या करती है, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है कि एक तो प्रोटेक्शन करती है, इसकी सुरक्षा करती है। क्योंकि इसके अंदर के जितने भी हमारे जो हैं बहुत ही डेलिकेट हैं, सॉफ्ट हैं, तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए। तो उन सबकी एक तो रोकथाम करती है, कोई भी अंदर कोई भी एरा गैरा नत्थु कहरा ना घुस जाए, उनको नुकसान पहुंचाए, कोई आतंकवादी ना घुस जाए, उनके लिए जो होते हैं ना। तो ये एक सैनिक जो हमारे एक जैसे हमारे क्या कहते हैं, हमारी होता है ना, बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर की, ताकि कोई भी ऐसा तो नहीं है कि दूसरे देश का घुस जाएगा। एक आपकी हर उसमें एक बाउंड्री होती है कि आपको पता चल जाता है कि ये भैया ये दूसरे का वो है, वहां पे नहीं प्रवेश करना है। तो ये क्यों वहां पे फिर उसकी ये है, रक्षा भी करती है। अनवांटेड एलिमेंट्स, जब बाध्य उत्तेजनाओं, जो भी जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, उनको ये रोकती है।
और लेकिन जो काम की चीजें होती हैं उनको आने भी देती है, और जो बेकार की चीजें होती हैं उनको बाहर भी वहां से निकालती हैं। जैसे बॉर्डर्स पे आपने देखा होगा, वाघा बॉर्डर ही गए होगे यूजुअली आप लोग, देखा होगा गेट होते हैं, तो जब कुछ होता है तो आवागमन भी होता ही है, वो हमें पता होता है कि हाँ भाई, या कुछ भी आपको सामान इधर से उधर है किसी भी देश के अंदर जो होता है, तो इसी तरह से है, हर सेल का अपना एक नेटवर्किंग होती है, ये उसकी प्रोटेक्शन करती है, और यहाँ से ये हमारे जो भी मैसेजेस को रिसीव भी करती है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है, तो ये हमारी मदद करती है। और ये एक हमारे इसके अगर और मुख्य कार्यक्रम देखेंगे, सेल को शेप भी देती है। जो सेल की शेप जो मेंटेन रहेगी, वो किस शेप का बना हुआ है, ये उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। और कोई भी बाहर या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये बैरियर का काम करती है, उससे सुरक्षा का प्रदान करती है। लेकिन जो कुछ चीजों की ही हैं जिनको ये आने देती है, जो हमारे काम के लिए है, और जो कुछ ऐसी चीजें अगर अंदर ही अंदर कुछ टॉक्सिन्स बन गए हैं, या कुछ ऐसे एलिमेंट है कि छुपके से, है ना, नकली आधार कार्ड बनवा के आ गया, पर पता चला नहीं नहीं तुमने तो ये हो, अरे इसे बाहर फेंको, तो उसे बाहर भी, मतलब आउटसाइड भी करने का, जो कि हमारे त्याज्य पदार्थ है उनको भी बाहर निकालती हैं। तो ये इस तरह से है, काम होता है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली हमारे कोशिका बाउंड्री वॉल के अंदर और सेल के बाहर का जो बीच का जो हिस्सा होता है, ये पार्ट होता है, ये जेली लाइक का कुछ सेमी फ्लूइड का स्ट्रक्चर ये यहाँ पर होता है। जैसे बताया था, जो साइटोप्लाज्म फ्लूइड लाइक का स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर हमारे जितने भी छोटे छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, जो कि सारा जितना भी काम होता है वो सब करते हैं। सबके काम बटे हुए हैं, सभी के काम बटे हुए हैं। ठीक है, ये आपने देखा सेल वॉल है, ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में जो लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है, ये सारे हमारे प्रेजेंट है ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो ऑर्गेनेलीज का क्या काम है, यहाँ पर हमारे बहुत तरह के काम करते हैं। यहाँ पर रेस्पिरेशन भी होता है, यहाँ पर मेटाबॉलिज्म भी होता है, यहाँ पर डाइजेशन भी होता है, यहाँ पे एक्सक्रीशन भी होता है। ऐसा हमारे सारा जो है यहाँ पर जो है काम होते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी ऑर्गेनेली कौन सी हम कहेंगे, अगर आप इस पिक्चर में देखोगे, और मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछी, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ एन सेल, एनीवन? न्यूक्लियस मैम। यस, वेरी गुड, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस भी उसकी एक ऑर्गेनेली ही है। मुझे लगा आप लोग कहीं सोचो कि नहीं उसको हम अलग मानेंगे, नहीं, वो भी इसी की एक ऑर्गेनेली ही है, उसका भी एक काम बटा हुआ है। तो लार्जेस्ट वन इज द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो साइटोप्लाज्म बना हुआ है हमारे, एक तो जो ये ऑर्गेनेलीज से, और उसके अंदर जो लिक्विड है उससे। तो जो लिक्विड है वो हमारा नॉन लिविंग जो है पार्ट हो गया, और जो हमारी जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो हमारा लिविंग पार्ट हो गया है। तो जो हमारा लिविंग पार्ट हम कहेंगे कि वो जो साइटोप्लाज्म हम कहते हैं, साइटोप्लाज्म बेसिकली जो बना है हमारा ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ है। हमारे जो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि हमारा ग्लूकोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, इन सब से होता है, ग्लाइकोजन है, सेल्युलोज वगैरह होता है। और हमारे कुछ जो होते हैं मिनरल्स इनऑर्गेनिक मैटर से होता है, फॉस्फेट है, से यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, क्लोराइड की भी आप स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, और कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, वाइटामिन्स कुछ प्रेजेंट्स होते हैं, इन सब से ये हमारा बनता है। और जो हमारी यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हम उनको बोलते हैं, वो होती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम, जो हमारे वैक्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं कुछ, इन सब का काम जो होता है हमारा बटा हुआ होता है। कोई पिक्चर है बड़ी तो मैं देखूं, इसी में ही दिखाती हूँ आपको। ठीक है, तो मैं यहीं पे ही आपको बता देती हूँ। तो ये सब जितने भी ऑर्गेनेलीज है इनका काम बटा हुआ होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे अपने एक ऑर्गेनेली को, जिसका की नाम है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये है आपका ये वाला, ये जो पिंक के अंदर आपको दिख रहा है जिगजैग सा, बड़ी वाली पिक्चर में देखती हूँ मैं, आपको अच्छे से दिखाई दे, यस, जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं ना, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये थोड़े से सॉसेज शेप के, मतलब थोड़े से इस तरह के होते हैं, और ये हमारे साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, इनको सेल का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस क्यों कहा जाता है,
क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है जब सेल के अंदर ब्लड से जो है यहाँ पर ऑक्सीजन आती है और ब्लड से ही यहाँ पर जो हम खाते हैं वहां पर ग्लूकोज आता है, तो यहाँ पे सारे ऑर्गेन्स जो है ना अपने अपनी काम में लग जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा कहाँ इकट्ठी हो जाती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पर वो ऊर्जा इकट्ठी होती रहती है, एक्स्ट्रा ऊर्जा, ताकि जब हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत हो तो ये रिलीज कर दे। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो भी हमारा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते होंगे, उन बॉडी पार्ट्स के सेल माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं क्योंकि वहां पे ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होती है। तो क्या आप सोच सकते हो कि कौन से हमारे होंगे जहां पे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती होगी? एक आध एग्जांपल। मैम रनिंग में स्पेशली, या कोई भी हम ऐसा हार्ड वर्क करते हैं नहीं, तभी। मैं मूवमेंट की बात नहीं कर रही, मैं आपसे एक्टिविटी की बात नहीं कर रही। मैं पूछ रही हूँ, 5 बज चुके हैं, दिस इज द लास्ट, मैं कल लूंगी इसको। बस आप मुझे ये बताओ, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो नॉर्मल आपकी चल ही रही है, वो तो इतना काम चल रहा है। एक्स्ट्रा की कहीं मसल्स, आपको एकदम से भागना पड़ गया, ठीक है, डाइजेशन तो आपका अचानक से नहीं होगा, है ना, वो तो आपका नॉर्मल है, वो चलता ही है। आपको भागना पड़ गया है ना, आप तेजी से भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो एकदम अचानक से आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है। नॉर्मली आप इतना नहीं वो रहते हो, है ना, सांस तो जितनी आप ले रहे हो, लेकिन हाँ, अगर आप भाग रहे हो, आपको ऑक्सीजन की ज्यादा पड़ रही है या ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो आप सांस लेना बढ़ा देते हो। लेकिन यूजुअली उस प्रोसेस में हम कहेंगे हमारे मसल जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे मसल्स में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओके, आज के लिए मैं यहीं पर ही विराम करती हूँ इस टॉपिक